नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की पिटीशंस जाती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अगर डालना हो तो वो यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट सबसे सूटेबल स्थान होता है। और दिल्ली हाई कोर्ट चूंकि यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट है, इसलिए पूरे देश में जो नेशनल लेवल के केसेस हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की लिमिट बहुत बड़ी है। लोकल ज्यूरिडिक्शन भी लगता है और नेशनल ज्यूरिडिक्शन भी लगता है। नेशनल ज्यूरिडिक्शन लगने की वजह से ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आई। और उस पिटीशन में जो इल्जाम लगाए गए प्रधानमंत्री के खिलाफ, और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे और उन डायरेक्शंस में दो बातें हों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, कम से कम 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए और इमीडिएट इफेक्ट से किया जाए, और दूसरा उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए धारा 153A इंडियन पिनल कोड की। इंडियन पिनल कोड की धारा 153A जो कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करती है, ऐसा कहा गया है। देश में भड़काना, छुड़काना, गृह युद्ध की तरफ ले जाना और बहुत कुछ जो देश में सौहार्द को बिगाड़ता हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक इमीडिएट मुकदमा होना चाहिए जिसमें उनको जेल जानी चाहिए, और बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का केस होना चाहिए। 1951 के तहत 6 वर्ष के लिए उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। इल्जाम ये लगाया गया कि सरकारी वाहन पर घूमते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर भी सरकारी इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज सरकारी इस्तेमाल करते हैं और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि सरकार सेकुलर है, सरकार के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या वाहन या उनकी सुविधाएं या उनका आवास सब कुछ सरकारी है, और फिर भी बात वो पर्सनल कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करता हो वो पर्सनल बात नहीं कर सकता, और खास तौर से जब डायरेक्शन हो सुप्रीम कोर्ट के कि सांप्रदायिक बात नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम और संप्रदायों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। चूंकि उनका कहना है कि संप्रदायों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी संप्रदायों की चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है, ये कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब अफगानिस्तान से लेकर आए। वो कह रहे हैं कि करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में लगता है, और पाकिस्तान के क्षेत्र में वो कॉरिडोर बना दिया गया है। मैं करतारपुर कॉरिडोर पर मैं भी गया हूं, तो करतारपुर कॉरिडोर बना दिया गया है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से बात करके सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खुलवाया, और अब बिना किसी वीजा के, बिना किसी लाइसेंस के वहां पर जाया जा सकता है करतारपुर कॉरिडोर। अब चूंकि करतारपुर कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया, तो ये चुनाव में चर्चा क्यों क्यों कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो जो मिशन था, राम मंदिर के जो काम थे, राम मंदिर का जो निर्माण था, वो प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय क्यों ले रहे? और श्रेय लें तो ले, लेकिन चुनाव में क्यों ले रहे? उनका कहना था कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाने वाला ये श्रेय, ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनके 9 अप्रैल के भाषण के लिए, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए, हिंदू और सिख डाइटियों की चर्चा करने के लिए, अपोजिट पार्टियों को, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुस्लिम का पक्ष ले रही हैं, और प्रधानमंत्री जी ये बात ओपन कर रहे हैं कि वो विरोधियों का पक्ष, यानी कि मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई और प्रधानमंत्री जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कहा गया। वो तो आज वो उसकी हियरिंग जो है वो सोमवार को होगी, होनी तो आज ही थी क्योंकि आज मिसलिनियस डे है, लेकिन जिन जज साहब की अदालत में वो लगी हुई है, और जस्टिस सचिन दत्ता, उनकी वो आज एब्सेंट थे, और उनके एब्सेंट होने की वजह से वो रेगुलर कोर्ट में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इसकी सुनवाई आज नहीं हो पाई। लेकिन सुनवाई होनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री जी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था।
आप सोचिए कि देश में अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही, प्रधानमंत्री ने क्यों, अपोजिशन में ने की ना। अब मनमोहन सिंह जी चाहें तो वो भी कह सकते हैं ना, राहुल गांधी जी चाहें तो वो भी कह सकते हैं ना कि 2004 से लेके 14 तक क्या किया उन्होंने। अब मजे की बात ये है कि इस बार का जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में राहुल गांधी एंड कंपनी, समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर और आरजेडी की बात करें, ये जितनी चंदाल चौकड़ी मिली हुई है, ये अपने कार्यकाल की कोई चर्चा ही नहीं करता। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की। ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तो कोई काम हुआ था या कारनामे हुए थे। चूंकि कारनामे हुए थे, कोई काम विशेष हुआ नहीं था, इसलिए इनके चुनाव में वो इस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, वो कोई बात नहीं कर रहे और कोई बताने को नहीं तैयार है कि 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार चली, उस सरकार की उपलब्धियां क्या हैं और कैसी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि इन्होंने ये कारनामे किए, ये तुष्टीकरण करने करने के काम करते हैं, ये फेवरिज्म का काम करते हैं, ये सन 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान बनने के बावजूद ये प्रॉपर्टियों को एक खास समुदाय को देने का काम करते रहे। ये वक्फ बोर्ड बनाकर प्रॉपर्टियां देते रहे, ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाकर भी प्रॉपर्टियां उनको देते रहे और ये आज भी ऐसी सरकारी जगहों पर जहां पर आवास बना लेते हैं, हल्द्वानी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी घेर लिया जाता है, सूरत रेलवे स्टेशन घेर लिया जाता है और इसके अतिरिक्त कहीं रामलीला मैदान घिरा हुआ है तो कहीं मंदिर की जगह घिरी हुई है और वहां पर दुकानें लगाना, वहां धीरे धीरे आवास बनाना, ये सब काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। यहां तक कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ की नहीं है, ऐसी 123 संपत्तियों को वक्फ पर देने का काम भी मनमोहन सिंह चुनाव आचार संहिता लगने से एक दिन पहले दिल्ली में कर गए। जो पॉश प्रॉपर्टियां थी, अरबों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे गए। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ये बातें समाज के सामने नहीं आनी चाहिए? क्या घोटालों की बातें समाज के सामने नहीं आनी चाहिए? क्या अव्यवस्थाओं की बातें समाज के सामने नहीं आनी चाहिए? जब यहाँ पर उत्तराधिकार इनहेरिटेंस का लॉ 1953 में बना था, नेहरू जी ने बनाया था ना, कांग्रेस ने ही बनाया था ना। कांग्रेस ने क्या बनाया था कि अगर किसी की संपत्ति वो सक्सेशन करेगा तो 20 लाख से ऊपर की संपत्ति है तो 85% तक सरकार ले लेगी। ये जो सैम पेट्रोडा कह रहे हैं। तो आपने 1953 में ये कानून बनाया था और आप लोगों की प्रॉपर्टी हड़प नीति की तरह हड़प नीति की तरह ले जाते थे, तो आप हड़प नीति अपना रहे थे या नहीं? सवाल ये है। तो क्या भारत सरकार के पास इतना बल नहीं था कि भारत सरकार अपने पौरुष के आधार पर देश का विकास करे? भारत सरकार दूसरे की संपत्ति, भारत में कमाई गई लोगों की संपत्ति को हड़प लेती थी। लेकिन जब ये बात इंदिरा गांधी के लिए आई, तो इंदिरा गांधी ने 21.5 लाख रुपया चूंकि मरने पर छोड़ा था, वो 21.5 लाख रुपया कैसे तीनों पोतों के पोते पोती के नाम आए, यानी कि राहुल विंची, वियंका विंची और ये वरुण, इनके नाम वो पैसा कैसे आए? क्योंकि 21.5 लाख रुपए का मतलब था इनहेरिटेंस से पहले 85% तो सरकार ले लेती एज पर 1953 के कानून। 1953 के कानून के अनुसार इंदिरा गांधी के मरने के बाद 21.5 लाख रुपए में से 85% तक ले लेना था, यानी कि 3-3.5 लाख रुपया बचता, 1-1 लाख रुपया तीनों को बढ़ जाता। लेकिन वो पैसा बचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी ने क्या किया कि 1953 का कानून रद्द कर दिया। 1953 का कानून रद्द होने के बाद सोचिए, 1953 का कानून रद्द होने के बाद 21.5 लाख रुपया तीनों में बट जाएगा। जबकि बात यहां पर यह भी है कि केस कौन करेगा? पीआईएल का वैसा दौर तो था नहीं जैसा आज है। ऐसा दौर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी नहीं होता था जैसा आज, क्योंकि उस समय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मतलब भी इंदिरा गांधी से शुरू होता था, इंदिरा गांधी पे ही खत्म हो जाता था। इंदिरा गांधी के चुनाव के लिए बड़ी कवायद की गई थी और केशवानंद भारती तक का जजमेंट आ गया था और केशवानंद भारती के 3 सीनियर जजेस जो जजमेंट लिखे थे, जो उनको सुपरसीड करके उनको उनकी छुट्टी कर दी गई थी
उनको सुपरसीड करके एक रे को मतलब चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। और जो बड़े तीन जजेस थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। तब तक ये कोलिजियम आया नहीं था, यानी कि कोर्ट के पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि कोर्ट उस पर निर्णय ले ले। उस समय भी निर्णय सरकार ही लेती थी। तो ऐसे इंदिरा गांधी के समय पर कौन, राजीव गांधी के समय पर कौन मुकदमा करता? सत्य तो यह है कि जिस दिन इंदिरा गांधी मरी उस दिन इनहेरिटेंस हो जाना चाहिए था। उस दिन इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि उसी दिन वो 85% जो जो उनके धन था वो सरकार की हो गई थी, भले उनके नाम पड़ा हो, भले एग्जीक्यूट ना हुआ हो। 3 साढ़े 3 लाख रुपया जो मिल सकता था वही मिलना चाहिए था, भले ही कानून बाद में संशोधित कर दिया गया। लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी, कानून खत्म कर दिया और अब सक्सेशन करवाया। क्या आपको लगता है कि व्यक्ति के मरने के तुरंत बाद सक्सेशन नहीं होता? इसको नोशनल पार्टीशन कहते हैं, नोशनल सक्सेशन कहते हैं। नोशनल सक्सेशन का मतलब होता है किसी के नाम संपत्ति चढ़ी हुई है लेकिन उस पर नाम चेंज नहीं हुआ, उसका दाखिल खारिज या म्यूटेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसका म्यूटेशन नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। वो प्रॉपर्टी तो उत्तराधिकारियों में आ ही जाती है और उसके जो डिडक्शन होते हैं वो हो ही जाते हैं। उस पर उस समय मृतक के मरने के समय पर जो कानून होते हैं वो लागू हो ही जाते हैं। फिर कैसे इस इंदिरा गांधी की संपत्ति, इंदिरा गांधी का धन बच्चों को चला गया? 1 महीने बाद आपने कानून खत्म कर दिया। कानून खत्म करने से क्या इनहेरिटेंस बदल गया? खत्म करने से क्या इंदिरा गांधी दोबारा जिंदा हो गई? इंदिरा गांधी दोबारा जिंदा होने के बाद दोबारा मरी क्या? जिस दिन कोई मरता है उस दिन नोशनल पार्टीशन या नोशनल सक्सेशन हो जाता है। अभी तक की विधियां ऐसी ही हैं। लेकिन उस समय तो भाई, जब मैंने जैसे कहा कि ना तो जुडिशियल एक्टिविज्म था ऐसा, और ना ही ऐसी जागरूकता देश में थी, और ना ही कोर्ट के पास इतनी पावर हुआ करती थी। सारी पावर सरकार के पास थी। ये कारनामे जो आप करते रहे, इन कारनामों को अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं और अपनी उपलब्धि साथ में बता रहे हैं, भाई इन्होंने ये किया, हमने ये किया। इन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया, राजीव गांधी ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया था, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया था। और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट इसलिए बनाया था कि उन्होंने घोषणा ही करी थी कि हम बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से जो धन जो 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 बेनामी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि जो चोरी के पैसे से खरीदा गया है, हम कानून बनाकर भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं ताज्जुब के साथ, बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, सक्सेशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कभी लागू ही नहीं हुआ। उसकी इन्फोर्समेंट ही नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है, पहले संसद से कानून बने, फिर राष्ट्रपति दस्तखत करे, फिर उसकी तारीख तय करे और उसको इन्फोर्समेंट में लाए। राष्ट्रपति दस्तखत कर दे और कानून रखा हो लेकिन वो कभी लागू ना किया गया हो तो वो कानून का कोई मतलब नहीं होता, वो कानून उतना ही पे रह जाता है। लेकिन अगर उसको कभी लागू ही ना किया जाए और देश को बताया जाए हमने साहब ये कानून पास कर दिया, इतने बड़े ब्लंडर भी राजीव गांधी करते रहे। आपका दावे, कल मैं एक न्यूज़ चैनल पर था, दावे तो ये किए जा रहे हैं कि साहब इंदिरा गांधी ने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी, नेहरू जी ने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। फिर ये जो एजेएल वाला केस है, ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये तो लोगों ने उस समय संगठन बनाया था। लोगों ने, ये स्वतंत्रता सेनानियों ने ये विचार किया था कि भाई हमारी ये बात देश तक जानी चाहिए, इसके लिए एक न्यूज़पेपर निकालने की ज़रूरत है, इसके लिए एक मीडिया, कौमी आवाम नाम का एक न्यूज़पेपर निकलता था और ये न्यूज़पेपर निकलता था नेशनल हेराल्ड। तो उस समय लोगों ने तय किया कोई ना कोई प्रबंधन तो देखेगा ही, किसी न किसी की अध्यक्षता में तो होगा ही, कोई ना कोई तो उस कंपनी को देखेगा। उसके लिए नेहरू उनको कॉम्पिटेंट लगे होंगे, नेहरू जी को काम दे दिया। नेहरू जी के इस कंपनी को आगे बढ़ाते बढ़ाते सोनिया और राहुल के पास आ गई और इनके पास 5,000, इस न्यूज़पेपर के पास या इस एजेएल एजेंसी के पास 5,000 करोड़ की संपत्तियां थी। 5,000 करोड़ की संपत्तियों को राहुल बाबा और सोनिया मैडम ने क्या किया कि उसमें एक नई कंपनी बना ली, यंग इंडिया। और यंग इंडिया में उन्होंने जो शेयर्स थे वो पहले कांग्रेस ने लोन किया, कांग्रेस ने पहले लोन किया एजेएल को, और लोन करने के बाद वो 50 लाख रुपया जो लोन किया था वो 50 लाख बेच दिया यंग इंडिया का। तीनों के मालिक कौन? तीनों के मालिक राहुल गांधी और प्रियंका और सोनिया जी।
कांग्रेस में भी वही अध्यक्ष थे, वही सब कुछ थे और एजेएल में भी वही थे और यंग इंडिया में भी वही थे। अब वो 50 लाख रुपए में जब बेच दिया यंग इंडिया को, यंग इंडिया ने 90 करोड़ रुपए का क्लेम कर दिया। 90 करोड़ के क्लेम यानी कि 90 करोड़ का लोन 50 लाख रुपए में बेचा गया। जब 50 लाख रुपए में वो लोन बेचा गया तो फिर यंग इंडिया ने क्लेम जब कर दिया तो यंग इंडिया को 90 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए और वो जो 90 करोड़ के शेयर जारी किए वो 99% थे और संपत्ति की टोटल वैल्यू 5,000 करोड़ थी। 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, 50 लाख रुपए का लोन, वो भी कांग्रेस ने दिया, परिवार ने नहीं दिया। कांग्रेस का मतलब है कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने उसमें चंदा 10-10 रुपए जमा करके कांग्रेस को दिया होगा। और कंपनी ये जो एजेएल थी, एजेएल वो कंपनी जिसको नेहरू जी की अध्यक्षता में सामान्य लोगों ने उसके शेयर खरीद कर उसमें पैसा लगाकर उसको बनाया था, स्वतंत्रता के आंदोलन करने के लिए बनाया था। वो 5,000 करोड़ की संपत्ति इनको यंग इंडिया को दे दी गई और यंग इंडिया में ये माँ बेटे उसके मेजर पार्टनर हैं, मतलब 85% के शेयर उनके पास हैं और बाकी के जो मोतीलाल वोरा और पता नहीं 16 बोला जितने थे उनको बांट दिए। भाई 1-1, 2-2% भी मिलेगा तो भी 1-1, 2-2% का मतलब क्या था? 5,000 करोड़ में अगर 1-2% भी मिलता तो भी 50 करोड़ 100 करोड़ मिलता है। तो 100-100 करोड़ रुपया दे दिया, वो अपना खाता मेंटेन करते रहे और ये अपनी लूट की खसोड़ मचाते रहे। अब सवाल यहां पर ये पिटीशनें डालकर ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री ये बातें क्यों बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ये राज क्यों खोल रहे हैं? ये तो सेकुलर कंट्री है और इसमें तो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, यानी कि करतारपुर कॉरिडोर की बात करना भी सांप्रदायिक है, राम मंदिर की बात करना भी सांप्रदायिक है। आप वक्फ बोर्ड बनाकर सारी संपत्तियां दे दें, आप सरकारी संपत्तियों पर जहां कहीं जो निवास करता हो, जिसने घेर रखी है, जिसने रामलीला मैदान घेर रखा हो, आप उसके नाम अलॉट कर दें। जिसने जो रोड घेर कर बैठा हो आप उसको दुकान बना कर दे दें। किसके नाम से? जहां किसी ने खाली जगह पर जंगल में मजार बना ली हो आप उसको उसके नाम चढ़ा दें, वक्फ के नाम चढ़ा दें। आप 123 संपत्तियां वक्फ को दे दें, प्राइम लोकेशन की, ऐसी हजारों संपत्तियां देश भर की वक्फ में दे दें। और प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं कह सकते, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ये सांप्रदायिक बातें कैसे, आप सांप्रदायिक काम करें और प्रधानमंत्री जी बताएं भी नहीं। और प्रधानमंत्री जी क्यों बता रहे हैं राम मंदिर को, क्यों बता रहे हैं कॉरिडोर को, क्यों बता रहे हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहिब अफगानिस्तान से लाए? आप सोचो कि मानसिकता कहां तक आ गई है, या फिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म का दायरा कहां से कहां पहुंच गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म के मीनिंग कहां पहुंच गए हैं। ये सब कुछ बता रहा है कि आप कत्ल भी करें और हम आवाज भी ना लगाएं, आप कत्ल भी करें और बकरा मिमियाए भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कत्ल भी करें और कोई बताए भी नहीं, कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज भी ना बताए, कोई सूचना भी ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर प्लान दिमाग में चल क्या रहा है और ये बातें सामने आनी चाहिए कि नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।